बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हफ्ता 30 मार्च और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की 765वां रोज़ आज ख़त्म हो जाएगा और लगता यूं है कि ये जंग भी बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है। जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, यूक्रेन के ऑफिशियल्स को तो छोड़ दें, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिन्होंने 2 साल से ज़ायद के अरसे के दौरान चाहे कितना भी मुश्किल वक्त आया, इस बंदे की जानिब से इस तरह का बयान सामने नहीं आया कि मैं अपनी फ़ौजें मैदान जंग से पीछे हटा लूँगा। यूक्रेन के सदर ने कहा कि मैं अपनी फ़ौजें मैदान जंग से पीछे हटा लूँगा। ना सिर्फ अपनी फ़ौजें पीछे हटाएंगे बल्कि क्राइमिया से भी पीछे हट चुके हैं यूक्रेन के सदर। अभी गुज़िश्ता दिनों मैंने आपको बताया था कि एक जंग चल रही थी, क्राइमिया की एनिवर्सरी को लेकर एक जंग चल रही थी। एक जानिब कहा जा रहा था कि क्राइमिया इज़ रशिया और दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर, यूक्रेन के ऑफिशियल्स, यूक्रेन के अवाम कह रहे थे कि क्राइमिया इज़ यूक्रेन। उस क्राइमिया से पीछे हटने की वजह क्या है? और ना सिर्फ यूक्रेन के सदर बल्कि यूक्रेन के जो नए आर्मी चीफ हैं, उन्होंने जो बयान जारी किया, उन्होंने तो कीव के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। और यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा भारत के अंदर घंटियां बजाते हुए नज़र आए। डिटेल्स आपके सामने रखूंगा, बहुत सी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले फॉलो अप ले लें। जो क्रॉकस सिटी हॉल हमला है, उसके नतीजे में हलाकतें स्टिल 144 हैं, लेकिन ज़ख्मी बढ़ गए हैं। अब हैरत की बात यह है कि रशिया की अथॉरिटीज़ की जानिब से ज़ख्मियों का फिगर रिवाइज़ किया गया है और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ज़ख्मियों का फिगर जो है वो 500 क्रॉस कर गया है। अब रशिया की अथॉरिटीज़ ने कहा कि 500 से ज़्यादा 551 ज़ख्मी जो हैं वो रिपोर्ट हुए थे इस हमले के नतीजे में। इससे ज़ाहिर ये होता है कि गुज़िश्ता दिनों जो रिपोर्ट सामने आई कि 100 से ज़्यादा मिसिंग भी हैं और आने वाले दिनों में रशिया की अथॉरिटीज़ की जानिब से एक दो करके ये जो डेथ्स हैं इनमें इजाफा किया जाएगा। तो लेट्स सी कि आगे आने वाले दिनों में रशिया की अथॉरिटीज़ की जानिब से ये जो कैजुअलिटीज़ हैं इनको लेकर किस तरह की खबरें सामने आती हैं। 130 जो सफारतकार हैं उन्होंने आज एक सेरेमनी के अंदर हिस्सा लिया और फूल चढ़ाए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अमेरिका और यूके समेत दीगर जो कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़, एशियन कंट्रीज़, अफ्रीकन कंट्रीज़ के जो सफारतकार हैं वो भी इस तकरीब के अंदर मौजूद थे और उन्होंने क्रॉकस सिटी हॉल के जो विक्टिम्स हैं उनके साथ हमदर्दियों का इजहार किया। अमेरिका और बरतानिया ने भी, जिनका नाम सामने आ रहा है, यूक्रेन के साथ कोऑर्डिनेशन में, इस हमले की कोऑर्डिनेशन में जो रशिया की FSB के चीफ हैं, उन्होंने इन ममालिक का भी नाम लिया। आपको मालूम है 3 मज़ीद गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, बल्कि एक हमले को नाकाम बनाया है। रशिया की जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी जानिब से क्लेम किया गया कि उन्होंने एक हमले को नाकाम बना दिया और 3 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। तीनों जो हैं वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के हैं। तीनों का ये बताया जा रहा है कि वो ताजिकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। और अब इस तरह के ऑपरेशंस, इस तरह की गिरफ्तारियां, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो भी कुछ खबरों के मुताबिक रशिया को छोड़कर जाने लगे हैं। जाहिर है कि जिस तरह का ऑपरेशन है, जिस तरह से इस हमले के बाद ये जो क्रॉकस सिटी हॉल का हमला है, इसके बाद 2 मज़ीद ऐसे हमलों को नाकाम बनाया है और गिरफ्तार होने वाले फिर से सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के शहरी थे। इसलिए जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के शहरी हैं वो रशिया को छोड़कर जाने लगे हैं। यूक्रेन भी मैदान जंग छोड़कर जाने लगा है। यूक्रेन के हवाले से मैंने आपको गुज़िश्ता दिनों एक खबर बताई थी। अमेरिका के एक अखबार ने वो खबर शाया की थी और ये बताया था कि यूक्रेन को अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने ज़ेलेंस्की को मना किया है कि आपने डीप इनसाइड रशिया तो हमले आप कर रहे हैं, लेकिन आपने रशिया की ऑयल फैसिलिटीज़ को टारगेट नहीं करना। इससे क्या होगा कि ऑयल के जो प्राइस हैं उन पर बहुत ज़्यादा ग्लोबली ऑयल के जो प्राइस हैं वो फ्लक्चुएट करेंगे, तो आप ऑयल रिफाइनरीज़ को, ऑयल फैसिलिटीज़ को टारगेट करने से बाज रहें। अब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू के दौरान इस खबर को कंफर्म किया खुद अपने मुंह से और ये कहा कि बिल्कुल अमेरिका की जानिब से इस तरह के अहकामात तो मुझे मिले हैं, लेकिन मेरी जानिब से जवाब ये दिया गया है कि अगर आप मुझे असलहा, गोला बारूद नहीं देंगे तो फिर ना सिर्फ मैं इस तरह के हमले करूंगा बल्कि अपने फ़ौजियों को मैदान जंग से मैं आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे हटा लूँगा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, मैंने आपको बताया कि 2 साल से ज़ायद के इस अरसे के दौरान जितना भी मुश्किल वक्त आया, लेकिन ये बंदा लड़ता रहा, डटा रहा।
नेटो ममालिक का असलहा गोला बारूद मिल रहा था चाहे नहीं मिल रहा था, लेकिन इसकी जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट पहले कभी सामने नहीं आई। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल हथियार डालने और हार मानने के मुतरादिफ है कि यूक्रेन के सदर ने ये कह दिया कि मैं अपनी फ़ौजें मैदान जंग से पीछे हटा लूँगा, इसलिए मुझे असलहा गोला बारूद दे दें। अब ये ब्लैकमेलिंग है या फिर हार मान ली है यूक्रेन के सदर ने। जो यूएस हाउस स्पीकर हैं माइक जॉनसन, उनसे टेलीफोन पर बात की और उनके सामने भी ये कशकोल निकाल कर रख दिया कि आप हमारे ऊपर थोड़ा सा रहम करें, आपने हमें इस जंग में धकेला था और अब आप हमें इस तरह से खाली छोड़कर नहीं भाग सकते। तो एज सून एज पॉसिबल अमेरिका की मदद इमदाद हमें मिल गई तो ठीक है, वरना जब तक हमारे से बन पड़ा हम डीप इनसाइड रशिया हमले करते रहेंगे, उसके बाद हम अपनी फ़ौजों को मैदान जंग से पीछे हटा लेंगे। अब इमदाद तो मिलती हुई अमेरिका की नज़र नहीं आ रही। अगर अमेरिका चलें इमदाद दे भी देता है तो अमेरिका को क्या मिलेगा बदले में आपकी जानिब से? जैसा आपका काउंटर ऑफेंसिव था, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि रिपब्लिकन्स भी साइड पर हो जाएं। जो बाइडन इंतज़ामिया का, जो डेमोक्रेट्स हैं, उनको भी रियलिटी मालूम है और जो अमेरिका ने अचीव करना था वो अमेरिका अचीव कर चुका है। आपका कंधा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हुआ, नेटो का अलायंस मज़ीद एक्सपेंड हो गया। अब फिनलैंड और स्वीडन जैसे कंट्रीज़ इस अलायंस के अंदर आ चुके हैं और पाइपलाइन में मैंने आपको बताया कि अज़रबैजान जैसे कंट्रीज़ हैं, कॉकसस का एरिया, यानी कि एक जानिब इन्होंने नेटो को एक्सपेंड कर लिया और दूसरी जानिब जो CSTO है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, रशिया का जो अलायंस है, उसमें भी एक अच्छी खासी मोटी तगड़ी ज़रब लगा दी है आर्मीनिया। मैंने आपको बताया था कि आर्मीनिया CSTO छोड़कर अब नेटो को ज्वाइन करने के लिए पर तोल रहा। खैर है तो बहुत दूर की बात, भारत CSTO में तो अच्छी खासी दराड़ मैंने आपको बताया कि पड़ गई। अब हंगरी के जो विक्टर ऑर्बान हैं, उन्होंने कहा कि ख़त्म करो ये कहानी, सीज़ फायर का, जंग बंदी का वक्त आ चुका है, इसके अलावा इस जंग का और कोई सलूशन नहीं रहा। और बिल्कुल ऐसा है, यूक्रेन खुद भी ट्राई कर रहा है। यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर दिमित्रो कुलेबा, मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर मौजूद थे और भारत में उनका जिस तरह का इस्तकबाल हुआ, हालांकि भारत आने से पहले दिमित्रो कुलेबा ने काफ़ी ग्राउंड सेट करने की कोशिश की, काफ़ी वीडियो पैगामात दिमित्रो कुलेबा ने जारी किए, भारत की खूब तारीफ़ें की। इस दिमित्रो कुलेबा ने और इस यूक्रेन ने भारत को लेकर बहुत सारी स्टेटमेंट्स जारी की थी और वो स्टेटमेंट्स जो हैं कि अगर आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी गाड़ियों के अंदर यूक्रेनियों का खून डाल रहे हैं। यहाँ तक इन्होंने भारत को लेकर इस तरह की स्टेटमेंट्स इन्होंने जारी की थी। इनके कुछ जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने तो और भी ज़्यादा भारत को बेइज्जत किया था रशिया के साथ ताल्लुकात पर। तो उस भारत जाने से पहले इस तरह के स्टंट्स मारना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि गांधी मेमोरियल पर भी फूलों की थाली उठाकर जो दिमित्रो कुलेबा हैं वो बिल्कुल हिंदू स्टाइल में उन्होंने हाथ बांधकर नमस्ते भी किया। जो गांधी हैं, गांधी मेमोरियल के ऊपर जो मुजस्समा है उसको नमस्ते किया और उसके बाद मुलाकात की जो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। लेकिन इस तरह के फार्मूलों से अब भारत जो है वो एक ही दौरे में तो नहीं पिघल जाएगा। अब भारत को उन्होंने जाकर कहा कि आप रशिया को मनाएं, सीज़ फायर पर मनाएं, कोई मसला नहीं है, लचक दिखा देंगे। लचक तो इतनी दिखा रहे हैं कि यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू के दौरान, इसी इंटरव्यू के दौरान जिस इंटरव्यू में यूक्रेन के सदर ने कहा कि मैं अपनी फ़ौजें पीछे हटा लूँगा, इसी इंटरव्यू के दौरान यूक्रेन के सदर ने कहा, उन्होंने कहा कंडीशंस बताएं। अब पलड़ा तो रशिया का भारी है, आप कंडीशंस बताएं कि बातचीत की टेबल पर बैठने के लिए आपकी पहली कंडीशन क्या है। तो यूक्रेन के सदर ने कहा कि 2022 की सिचुएशन पर यूक्रेन के बॉर्डर्स वापस आ जाएं। अब ये एक बहुत बड़ा यू टर्न है। जो यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का पीस फार्मूला है उसके अंदर भी ये नुक्ता लिखा हुआ है कि 2014 वाले बॉर्डर्स पर यूक्रेन को लाया जाए, यानी कि इंक्लूडिंग क्राइमिया, हमारे इलाके वापस दिए जाएं। अब यूक्रेन के सदर क्राइमिया देने के लिए भी रशिया को तैयार हो चुके हैं, लेकिन अब मेरा ख्याल है कि बहुत देर हो चुकी है। अब रशिया का पलड़ा भारी है। रशिया जिस वक्त आपको समझा रहा था कि बातचीत की टेबल पर बैठ जाओ और जो एथनिक रशियंस हैं उनके राइट्स से तुम मुकर गए, तुम मिन्स्क एग्रीमेंट से मुकर गए, लेकिन उस वक्त यूक्रेन के सदर को अमेरिका की इमदाद मिल रही थी, हल्लाशेरी मिल रही थी और यूक्रेन के सदर को बात समझ नहीं आई कि मैं कंधा हूं और मेरा फ्यूचर बहुत डार्क है और अब बहुत देर हो चुकी है। अब मेरा नहीं ख्याल कि रशिया इस कंडीशन पर भी बातचीत के टेबल पर बैठेगा और मेरा मशवरा ये है कि यूक्रेन के सदर को ये भी कह देना चाहिए कि ठीक है, 4 इलाके भी तुम ले लो और बातचीत की टेबल पर बैठ जाओ। अगर यूक्रेन के सदर ने ये बात ना की तो यूक्रेन के जो नए आर्मी चीफ हैं
उन्होंने बता दिया है कि आने वाले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में, मैक्सिमम 1 महीने के अंदर खार्किव रीजन तो गया यूक्रेन के हाथ से, और खार्किव रीजन का यूक्रेन के हाथ से जाना, ये मैं आपको बता दूं कि यूक्रेन का दूसरा बड़ा रीजन है खार्किव रीजन, और दूसरा ओडेसा से कुछ जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपने शहरियों को निकलने के अहकामात दे दिए हैं, एक तो ओडेसा और दूसरा खार्किव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है कि एक तो बफर जोन क्रिएट हो जाएगा, जो रशिया का बॉर्डर है वो मुकम्मल तौर पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन कंट्रोल करना चाहते हैं, और दूसरा यूक्रेन को ब्लैक सी से काटना चाहते हैं। तो अगर यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अभी भी रशिया को कह दें कि ठीक है 4 इलाके और क्राइमिया तुम रखो और बातचीत की टेबल पर बैठ जाओ, तब भी मेरा नहीं ख्याल कि रशिया बातचीत की टेबल पर बैठ जाएगा। इन कंडीशंस पर भी रशिया को बातचीत की टेबल पर मेरा नहीं ख्याल कि बैठना चाहिए, कि अगर यूक्रेन के सदर कह दें कि 4 इलाके तुम ले लो और क्राइमिया भी तुम ले लो और बातचीत की टेबल पर बैठ जाओ, तब भी व्लादिमीर पुतिन को बातचीत की टेबल पर क्यों नहीं बैठना चाहिए? मैंने आपको रीज़न बताई। यूक्रेन और रशिया की जंग नहीं थी, ये नेटो वर्सेस रशिया थी, और अगर ये 4 इलाके और क्राइमिया लेकर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन बातचीत की टेबल पर बैठ जाएंगे तो ये नेटो की विक्ट्री होगी। वो किस तरह से कि नेटो का जो अलायंस है वो और फैल गया, फिनलैंड और स्वीडन जैसे स्ट्रॉन्ग कंट्रीज जो हैं वो नेटो के अंदर आ गए, और CSTO का मैंने आपको बताया कि वो टूट गया, अजरबैजान और आर्मीनिया पाइपलाइन में आ गए, तो ये नेटो की जीत होगी। हाँ, अगर रशिया के सदर यूक्रेन को एक लैंडलॉक्ड कंट्री बनाते हैं और ब्लैक सी से काट देते हैं, ब्लैक सी, वही ब्लैक सी मैं आपको याद करवा दूं कि यूक्रेन के सदर ने एक मशवरा दिया था कि इस समंदर का नाम रख देते हैं नेटो सी, क्योंकि इर्द गिर्द अगर आप देखें तो इसके गिर्द तुर्किया भी है, रोमानिया भी है, ऑलमोस्ट सारे के सारे नेटो कंट्रीज हैं। यूक्रेन खुद भी ख्वाब देख रहा था कि मैं भी नेटो का मेंबर बन जाऊंगा, तो ये नेटो सी हो जाएगा, ब्लैक सी जो है। तो रशिया के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर विन विन करना है इस जंग को, तो रशिया को एटलीस्ट ब्लैक सी से यूक्रेन को काटना होगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, रशिया को इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। जाहिर है कि ये नेटो सी नहीं रहेगा, और रशिया ना सिर्फ जॉर्जिया के थ्रू, ना सिर्फ रशिया का अपना बॉर्डर जो है वो सी एफ अज़ोव को टच करता है, बल्कि यहाँ पर क्राइमिया को लेकर जो रशिया की ब्लैक सी के साथ जो कनेक्शन है वो भी स्ट्रांग हो गया था 2014 के बाद, और अब ओडेसा लेने के बाद, या फिर ये जो सारी लाइन है ये लेने के बाद, रशिया की जो पोजीशन है नेटो के अलायंस को देखते हुए रशिया की पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, और तब ये होगी विन विन सिचुएशन, यानी कि नेटो और रशिया के दरमियान ये विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन कंधे की तो हर सूरत में हार है, और ये जो हमला, जो दहशतगर्द हमला, क्रॉकस सिटी हॉल का हमला है, इसके बाद रशिया की जो जंग की स्ट्रेटजी और जिस तरह के सबूत मिले हैं, यूक्रेन क्रिप्टो करेंसी से यूक्रेन ने इन दहशतगर्दों को पैसा दिया, और यूक्रेन पूरा इस दहशतगर्द हमले के अंदर इन्वॉल्व था, यानी कि यूक्रेन ने रेड लाइन क्रॉस करना तो दूर की बात है, ये यूक्रेन अगर इसमें मुलव्विस था, जिस तरह के सबूत हैं, तो फिर यूक्रेन ने तमाम हदें पार कर दी हैं। और इसको अगर इस हमले की रिटेलिएशन रशिया की जानिब से जाएगी, जिस तरह का अवाम का मुतालबा है, तो ब्लैक सी भी नहीं, बल्कि जिस तरह से यूक्रेन के आर्मी चीफ ने कहा कि खार्किव कंट्रोल हुआ तो इसका मतलब है कीव कंट्रोल हुआ। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन पर डिपेंड करता है, पलड़ा रशिया का मुकम्मल तौर पर भारी है, और रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के हाथ में खाली मैदान है, जहां तक वो अपनी फौजों को ले जाना चाहें ले जा सकते हैं। यहाँ पर एक उम्मीद है यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के पास, और वो है फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन। लेकिन जिस तरह की स्टेटमेंट सामने आई है, एक रिपोर्ट सामने आई, जर्मनी की रिपोर्ट है, और नेटो की स्टेटमेंट भी सामने आई है। नेटो ने तो ये कहा कि हमें नहीं लगता कि रशिया नेटो टेरिटरी की जानिब रशिया का जाने का कोई मूड है, और नेटो टेरिटरी को कोई थ्रेट नहीं है। साथ ही जर्मनी ने एक रिपोर्ट जारी की और ये कहा कि अगर फ्रांस इंडिविजुअली अपने फौजी भेज देता है, और तो कोई भेजने के लिए तैयार नहीं है, अगर फ्रांस अपने फौजी भेज देता है यूक्रेन के अंदर और उनको रशिया निशाना बनाता है, तो आर्टिकल 5 का आपको मालूम है कि नेटो मेंबर कंट्री या फिर नेटो मेंबर कंट्री के ट्रूप्स पर हमला अगर कोई मुल्क करता है तो ये सारा हाईनास का जो जत्था है ये इकट्ठा हो जाता है। लेकिन जर्मनी की इस रिपोर्ट में कहा गया कि फ्रांस अगर अपने फौजी यूक्रेन के अंदर भेजेगा और ये पूरा नेटो का फैसला नहीं होगा ऑब्वियसली, तो फिर आर्टिकल 5
کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اور یہ فرانس کے فوجیوں کو اگر رشیا ٹارگٹ کرتا ہے تو فرانس ہمارے پاس آ کر نہیں روئے گا کہ دیکھو رشیا مجھے ٹارگٹ کر رہا ہے، میرے فوجیوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے، یوکرین کی سرزمین میں ٹارگٹ کرے گا تو نیٹو کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب یہ سٹیٹمنٹ، یہ رپورٹ سامنے آنے کے بعد بھی کیا فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون میدان میں موجود رہیں گے یا پھر امریکہ کی طرح فرانس کے صدر بھی دم دبا کر بھاگ جائیں گے؟ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔